हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत संधारित्रों का संयोजन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर। देखिए, संधारित्रों के संयोजन की हमें क्यों आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के संधारित्र हैं, कई प्रकार के संधारित्र हैं और जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं। हमें जिस धारिता का संधारित्र चाहिए उस धारिता का संधारित्र उनमें नहीं है। तो हमें क्या करना है, विभिन्न संधारित्रों को एक विशेष क्रम में जोड़कर उस धारिता का संधारित्र प्राप्त करना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो इसके लिए हम संधारित्रों को विभिन्न प्रकार से जोड़ सकते हैं और संधारित्रों का विभिन्न प्रकार से जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। अब विभिन्न प्रकार से मतलब हमारा ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये संधारित्र है, ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। इन संधारित्रों को हम विशेष क्रम में जोड़ सकते हैं। या तो इनको हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि ये हमारा पहला संधारित्र है, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों संधारित्रों के पहले सिरे को हम एक बिंदु से जोड़ दें और तीनों संधारित्रों के दूसरे सिरे को हम एक बिंदु से जोड़ दें। तो एक तो हमारा ये संयोजन बन जाता है। दूसरा, इन्हीं संधारित्रों को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते थे, जैसे एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये हमारा तीसरा संधारित्र। तीनों को हम इस क्रम में जोड़ दें। जो पहला संधारित्र है उसके दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ दिया। यहाँ पर दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ दिया। तो एक संयोजन ये बन जाता है। तो या तो हम संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं या संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, और इन दोनों प्रकारों से जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। जब संधारित्रों को हम इस क्रम में जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और जब संधारित्रों को हम इस क्रम में जोड़ते हैं तो ये कहलाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि हम ऐसा करें कि कुछ संधारित्रों को इस क्रम में जोड़ दें और कुछ को इस क्रम में जोड़ दें, यानी कुछ इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन संधारित्र हैं और तीन संधारित्र ये हैं, तीन, और ये इसको मैं 4, 5 और 6 संधारित्र हैं। तीन हमने इस क्रम में जोड़ दिए और फिर इसको इससे जोड़ दें, तो ये क्रम भी कहलाता है। इसमें कुछ संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ना ये कहलाता है हमारा मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और संधारित्रों का मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, और इस प्रकार से जोड़ने से परिणामी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारिता घटती है, धारिता बढ़ती है या धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हाँ, तो देखिए, संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो तीन प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, जिसको हम बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो तीनों ही संयोजन के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए, मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं। हम तीन संधारित्र इमेजिन कर रहे हैं। जो होगा एक संधारित्र,
और ये हो गया हमारा दूसरा संधारित्र, और ये हो गया हमारा तीसरा संधारित्र। ये समांतर प्लेट संधारित्र लिए मैंने। ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता को मैं C1 नाम दे रहा हूँ, दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2, और तीसरा संधारित्र है उसकी धारिता C3। अब ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। जब हमने जोड़ दिया, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। तो कुल मिला के जो 3 संधारित्र मिलके एक बड़ा संधारित्र बन चुका है। अब इस संधारित्र की जो पहले संधारित्र की पहली प्लेट है उसको तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आवेश देंगे, मान लीजिए +Q आवेश दे रहे हैं, और लास्ट वाला जो संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही हम यहाँ से आवेश देंगे तो इस संधारित्र की इस प्लेट पर धन आवेश आ जाएगा, इस पर प्रेरण के कारण ऋण, इस पर धन, ये ऋण, इस पर धन और ये ऋण। ठीक है, अब इनके ऊपर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया। जिस आवेश समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, तो इसके सिरों के बीच जो विभव का अंतर है वो कुछ अलग हो जाएगा। मान लीजिएगा कि इस संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो V1 है, और इस संधारित्र के प्लेटों के सिरों का बीच का विभवांतर V2, और इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है। बिंदु को मैं A मान लूँ, जहाँ से हम आवेश दे रहे हैं, और इस बिंदु को B मान लूँ जिसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होगा, क्योंकि इसके बीच का विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर V1 + V2 + V3। तो कुल विभवांतर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर V बराबर V1 + V2 + V3। समझ गए ना। तो देखिए इस प्रकार हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। हमने इसमें क्या किया है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कॉमा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है। इस तरह हम बहुत सारे संधारित्रों को आपस में जोड़ सकते हैं, और संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन हो जाती है। अब इसकी परिणामी धारिता के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है कि इसकी परिणामी धारिता क्या होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर ये चित्र बना लेंगे, फिर हेडिंग बनाएंगे परिणामी धारिता। तो क्या लिखेंगे, माना 3 संधारित्र, हमने 3 ले लिया है, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लास्ट में इसको हम n संधारित्र के लिए प्रूव करेंगे। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु A से +Q आवेश से आवेशित किया जाता है, जिससे उनके सिरों के विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो जाते हैं। तब कुल विभवांतर V बराबर इतना हो जाएगा। तो देखिए इसी बात को मैं लिख रहा हूं, माना 3 संधारित्र, हम 3 के लिए इसको बना रहे हैं, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि बिंदु A से +Q आवेश दिया जाए तो उनके सिरों के विभवांतर
क्रमशः V1, V2, V3 हो जाते हैं तब कुल विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आवेश दिया है हमने Q, तो वह Q आवेश इस संधारित्र पर भी जाएगा, वही Q आवेश इस संधारित्र पर रहेगा और वही Q आवेश इस संधारित्र पर रहेगा। तो तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर आवेश का मान उभयनिष्ठ होता है। तो पहले संधारित्र पर कितना आवेश होगा, Q, इस पर भी Q और इस पर भी Q। पहले संधारित्र की धारिता C1 विभवांतर V1, दूसरे की धारिता C2 विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 विभवांतर V3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जे हमारा कुल विभवांतर इतना आ गया है, तो V1, V2, V3 के हमें मान निकालना है, यानी पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है और वो वैल्यू हमें इस समीकरण में पुटअप कर देनी है। तो सभी संधारित्रों के सिरों का कुल विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र के सिरों का विभवांतर निकालेंगे, फिर दूसरे संधारित्र के सिरों का विभवांतर और फिर तीसरे संधारित्र के सिरों का विभवांतर। ये तीनों की जो वैल्यू आ जाएंगी उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें तीनों संधारित्रों के सिरों का कुल विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V बराबर, देखिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, Q बराबर CV, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे V बराबर, तो क्या आ जाएगा Q/C। इसको हम पहले संधारित्र के लिए अप्लाई करेंगे, तो V1 बराबर Q/C1, क्योंकि Q का मान तो सभी संधारित्रों पर एक समान है, अर्थात उभयनिष्ठ है, तो V1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे का निकालें, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या आ जाएगा, V2 बराबर Q/C2। तीसरे का निकालें, इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 बराबर Q/C3। यदि हम और भी चौथा संधारित्र जोड़ा होता तो उसके सिरों का विभवांतर भी ज्ञात कर देते। हमने तीन ही संधारित्र माना है, तो तीनों के सिरों का विभवांतर हमने ज्ञात कर दिया। मतलब जो V1, V2, V3 के मान आ गए, जो तीनों वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें तो कुल विभवांतर भी हमें ज्ञात हो जाएगा। V1, V2, V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा V बराबर, V1 की वैल्यू Q/C1, इसकी वैल्यू Q/C2 और V3 की वैल्यू है Q/C3। देखिए V बराबर, राइट साइड में Q कॉमन आ जाएगा, तो क्या जाएगा, C3। यहाँ से हमें एक बात और मान के चलनी है कि जो तीन संधारित्रों को जोड़ने से एक बड़ा सा कोई संधारित्र बन चुका है और उस बड़े संधारित्र की धारिता को हम C इमेजिन कर रहे हैं। कोई बड़ा सा संधारित्र बन गया है या कोई नया संधारित्र बन चुका है, तीन संधारित्रों को जोड़ने पर एक नया संधारित्र बन गया है और उस नए संधारित्र की धारिता है C। ठीक है, तो जो एक संधारित्र हो गया पूरा एक ही संधारित्र, जिसकी कुल धारिता हो गई कितनी, C, उसके सिरों का कुल विभवांतर हो गया V और कुल आवेश कितना हो गया तीनों पर, क्योंकि कितना आवेश दिया था, यहाँ से Q आवेश दिया था, तो कुल आवेश उस संधारित्र पर कितना हुआ, Q।
तो सीधा हम निकाले, ये तो हमने अलग अलग उसके सिरों का विभवांतर ज्ञात किया था। अब हम उसको एक ही संधारित्र मानकर उसके सिरों का विभवांतर ज्ञात करें। सीधा के ये 3 संधारित्रों से मिलकर एक संधारित्र बन चुका है और उस संधारित्र के सिरों का विभवांतर कितना माना है हमने, भी। तो भी की हम डायरेक्ट वैल्यू निकालें, तो डायरेक्ट निकालने वाली वैल्यू और अलग अलग निकालकर उनका योग करने वाली वैल्यू दोनों ही बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करें, अब सीधा इसकी वैल्यू ज्ञात करें। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े, जितने भी जुड़े हैं, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता C हो तो उनके सिरों के बीच कुल विभवांतर कितना आ जाएगा, वही V बराबर Q/C। इसको समीकरण नंबर 3 मान लें। तो वो विभवांतर तो हमने क्या है, तीनों संधारित्रों का अलग अलग विभवांतर निकाल के उसका योग करके कुल विभवांतर ज्ञात किया था। यहाँ पर हम तीनों संधारित्रों से मिलकर बना एक बड़ा संधारित्र है और उसके सिरों का कुल विभवांतर हमने डायरेक्ट ज्ञात किया है। तो यह विभवांतर और समीकरण 2 में प्राप्त हुआ विभवांतर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोनों की हम तुलना कर दें। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर 2 व 3 की तुलना करने पर देखिए, समीकरण 2 और 3 दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा Q/C बराबर Q/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 3 संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तीनों संधारित्रों की जो परिणामी धारिता आती है वो कुछ इस प्रकार आती है। यदि 4 संधारित्र होते तो क्या आ जाता, प्लस 1/C4। n संधारित्र होता तो इसको हम कहाँ तक निकालते, n पदों तक, कुछ इस प्रकार से। यदि स्मॉल n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और प्लस डैश प्लस 1/CN, ये n पदों तक चला जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जी हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी। क्लियर। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जुड़े प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। क्लियर। तो श्रेणी क्रम में हमारे जितने भी संधारित्र जुड़ते हैं उनकी तुल्य धारिताओं को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से 2 बात और निकल के आती है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य धारिता आती है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम आती है। यहाँ पर जो C का मान होगा, C का जो मान प्राप्त होगा वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम आएगा। यानी C1 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा, C3 से भी कम होगा। यानी कि C की वैल्यू C1 से कम, C2 से कम, C3, मतलब जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उन सभी संधारित्रों की धारिता से तुल्य धारिता कम होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी या तुल्य धारिता का मान घट जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमें धारिता को घटाना होता है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर। दूसरी बात यहाँ से एक और निकल के आती है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान उभयनिष्ठ होता है। यानी आवेश कैसा होता है, यहाँ पर उभयनिष्ठ, आवेश उभयनिष्ठ होता है। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश
वो बेनिष्ठ होता है। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझ सकते हैं। यदि मैं इसी वीडियो में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।